हेलो दोस्तों, झारखंड टॉक में आपका स्वागत है। अभी तक आप सभी लोगों ने झारखंड की नई नियुक्ति नियमावली के बारे में काफ़ी कुछ सुन लिया होगा। इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि इस नई नियुक्ति नियमावली में क्या-क्या नया लाया गया है, क्या-क्या बदलाव किए गए हैं और इस नए बदलाव में जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या होगा और जो लोकल लैंग्वेज की काफ़ी चर्चा हो रही है वो क्या है। तो इन सब के बारे में जानेंगे और जो भी डाउट्स हैं उन सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो कल यानी 5 अगस्त 2021 को झारखंड सरकार ने नियुक्ति को लेकर तैयार की गई 8 नियमावलियों को संशोधित कर एक साथ स्वीकृति दे दी है। इसमें मैट्रिक से लेकर स्नातक स्नातक मतलब कि ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं यानी कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके नियमों में बदलाव किया गया है। इन बदलावों को कैबिनेट की बैठक में, जिसकी अध्यक्षता हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे थे, उसमें मंजूरी दे दी गई है। नियमावली की नोटिफिकेशन अभी तक मतलब कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक जारी नहीं की गई है, लेकिन इस नियमावली की कुछ मेन और बेसिक जानकारी दे दी गई है जिनके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस नियमावली में सबसे पहली और इम्पोर्टेंट नियम ये है कि नए संशोधन के अनुसार झारखंड में मैट्रिक से लेकर स्नातक स्तरीय नौकरियों के लिए यहाँ के मान्यता प्राप्त स्कूल से मैट्रिक अथवा इंटर की पढ़ाई की अनिवार्यता सुनिश्चित की गई है। मतलब कि यदि आप झारखंड में मैट्रिक से ग्रेजुएशन लेवल तक की कोई भी नौकरी करना चाहते हैं तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप झारखंड के मान्यता प्राप्त स्कूल से मैट्रिक या इंटर, इन दोनों में से कोई एक या दोनों की परीक्षा आपने झारखंड से पास की हो। यदि आपने मैट्रिक और इंटर दोनों की परीक्षा यहीं से मतलब झारखंड से ही पास की है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अब नए नियम के अनुसार मैट्रिक या इंटर दोनों में से कोई एक परीक्षा झारखंड के मान्यता प्राप्त स्कूल से पास किया होना जरूरी है। लेकिन इससे कुछ लोगों को छूट दिया गया है। इनमें वो लोग हैं जो झारखंड में आरक्षण का लाभ लेते हैं। मतलब कि अगर आप झारखंड के स्थानीय निवासी हैं या झारखंड में एसटी कैटेगरी में आते हैं जिन्हें कि यहाँ पर आरक्षण का लाभ दिया जाता है, अगर आप इनमें आते हैं और आपने 10वीं या 12वीं की परीक्षा झारखंड के बाहर से पास की है, मतलब कि किसी कारणवश, जैसे कि कईयों के माता पिता जो हैं किसी काम की वजह से राज्य से बाहर रहते हैं और वहीं पर रहकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो अगर उनमें से किसी ने झारखंड के बाहर रहकर 12वीं या 10वीं की परीक्षा पास की है तो उन पर यह नियम लागू नहीं होता है। आप झारखंड में नौकरी करने के लिए एलिजिबल हैं, आप पर यह नियम लागू नहीं होगा। लेकिन बाकी वैसे लोग जो जनरल कैटेगरी में आते हैं या जो झारखंड से बाहर के लोग हैं या जिनको झारखंड में आरक्षण नहीं मिलता है, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि उन्होंने 10वीं या मैट्रिक और इंटर इन दोनों में से कोई एक परीक्षा झारखंड के मान्यता प्राप्त स्कूल से प्राप्त की हो। और अब राज्य सेवा के अभ्यर्थियों को झारखंड की स्थानीय रीति रिवाज, भाषा और परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब कि अब आपको झारखंड की स्थानीय रीति रिवाज और भाषा की जानकारी होनी ही चाहिए, इसके बिना आप यहाँ पर नौकरी नहीं कर पाएंगे। आगे हम एग्जाम पैटर्न देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों आप यहाँ के रीति रिवाजों और यहाँ की भाषा को जाने बिना यहाँ पर नौकरी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा झारखंड की नई नियुक्ति नियमावली में जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बदलाव किया गया है वो ये है कि अब जेएसएससी के द्वारा झारखंड में जो भी एग्जाम लिया जाता है वो एक चरण में होगा। यानी कि पहले जो प्रारंभिक और फाइनल यानी कि पीटी और मेंस का जो एग्जाम लिया जाता था अलग अलग, वो अब अलग अलग नहीं लिया जाएगा। अब केवल एक ही परीक्षा होगी, यानी कि एक ही परीक्षा में पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। मतलब कि अब एक ही एग्जाम होगा और अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कहा जा रहा है कि ऐसा नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए किया जा रहा है। पहले होता क्या था कि जेएसएससी के द्वारा पहले 2 चरण में एग्जाम लिया जाता था। पहले पीटी होता था, फिर उसका रिजल्ट निकाला जाता था और जिसने पीटी में पास किया है वही मेंस की परीक्षा में भी बैठ सकता था। तो होता क्या था कि इसमें रिजल्ट पब्लिश होने में काफ़ी वक्त लग जाता था, फिर कई साल महीनों के बाद मेंस का एग्ज़ाम लिया जाता था। तो इस तरह आप लोगों को पता ही होगा कि झारखंड में एक नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट होने में कम से कम 4 से 5 साल का समय लग जाता था। तो इसी को ख़त्म करने के लिए अब ये बदलाव किया गया है। लेकिन अब जो परीक्षा ली जाएगी वो 3 स्टेप में ली जाएगी। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, परीक्षा एक ही होगी। परीक्षा एक होगी लेकिन वो 3 स्टेप में होगी। जैसे कि अगर आपने यूपीएससी सीडीएस वगैरह का एग्ज़ाम दिया हो तो आपको पता होगा कि उसमें इंग्लिश, मैथ्स और जीके तीनों का अलग अलग एग्ज़ाम लिया जाता है। परीक्षा एक ही दिन में ली जाती है लेकिन अलग अलग समय में लिया जाता है। तो उसी तरह जेएसएससी में भी 3 स्टेप में एग्ज़ाम लिया जाएगा। पहले स्टेप में आपको हिंदी और इंग्लिश का पेपर दिया जाएगा। ये भाषा ज्ञान के लिए है, मतलब कि लैंग्वेज टेस्ट करने के लिए है। ये क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें बस आपको 30% मार्क्स लाना होगा और इसमें जो मार्क्स आप लाएंगे वो आपका मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब कि ये बस क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें केवल आपको 30% मार्क्स लाकर पास होना है।
हिंदी और अंग्रेजी का लैंग्वेज टेस्ट पहले भी लिया जाता था, लेकिन पहले क्या था कि अलग अलग दोनों में 30% नंबर लेकर आने होते थे। लेकिन इस बार बदलाव किया गया है कि दोनों को मिलाकर 30% नंबर लाना है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, पहले क्या होता था कि हिंदी और इंग्लिश, यदि इन दोनों का टोटल 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो हिंदी का 50 का होता था और इंग्लिश का 50, और दोनों में आपको 30-30% नंबर लाना होता था। मतलब कि हिंदी का 50 में से 30% नंबर मतलब कि 15 नंबर, और इंग्लिश का 30% नंबर यानी कि 15 नंबर, दोनों में आपको 15-15 नंबर लाने होते थे। लेकिन इस बार न्यू पैटर्न में इसे और आसान कर दिया गया है। मतलब कि हिंदी और इंग्लिश यदि दोनों का 100 नंबर का एग्जाम होता है तो दोनों को मिलाकर आपको 30% मार्क्स लाना है। यानी कि अगर 100 नंबर का एग्जाम होगा तो दोनों को मिलाकर आपको 30 नंबर लाना है। तो चाहे आप हिंदी से भी पूरा का पूरा 30 नंबर ला सकते हैं, या तो आप इंग्लिश में भी पूरा का पूरा 30 नंबर लाकर इस लैंग्वेज टेस्ट की परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो इस तरह इस बार इसे काफ़ी आसान बनाया गया है। और इसके बाद जो सेकंड स्टेप की परीक्षा होगी वो क्षेत्रीय भाषा की होगी, जिसमें कि आपको 30% नंबर लाना होगा। और जो थर्ड स्टेप होगा उसमें सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज का एग्जाम होगा, उसमें भी आपको 30% नंबर लाना होगा। और दूसरा स्टेप जिसमें क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा ली जाएगी, उसमें केवल 12 भाषाओं को ही शामिल किया गया है। उसमें है उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कोरटा, नागपुरी, उड़िया, पंच परगनिया और कुरमाली। केवल इन्हीं भाषाओं की आप परीक्षा दे सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश को हटा दिया गया है, तो इसी की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है और बहुत से लोगों द्वारा विरोध भी शुरू हो गया है। विरोध करने वाले लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है कि झारखंड में 60% लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन फिर भी हिंदी को जगह नहीं दी गई है। और कई स्थानीय लोग भी हैं जो अपनी भाषा नहीं जानते हैं और काफ़ी समय से हिंदी से ही बात कर रहे हैं। काफ़ी लोग गाँव से जो शहरों में आ गए हैं, उनके साथ ऐसा होता है कि वे अपनी भाषा तो समझते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, या उन्हें अपनी भाषा का पूरी तरह ज्ञान नहीं होता है। मैं भी पर्सनली काफ़ी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपनी भाषा नहीं जानते हैं, या कुछ लोग समझते भी हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। उनको बस थोड़ा बहुत काम चलाओ ही पता होता है। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जो लोग कि इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सबको अपनी भाषा की थोड़ी बहुत समझ या फिर थोड़ा बहुत ज्ञान तो होना ही चाहिए। केवल एग्ज़ाम के लिए नहीं, ऐसे भी आपको अपनी भाषा और संस्कृति का थोड़ा बहुत ज्ञान या थोड़ी बहुत उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो खैर, इनमें से आपको किसी एक भाषा की परीक्षा देनी होगी और उसमें 30% नंबर लाना होगा। और तीसरे स्टेप में जो सामान्य ज्ञान या जीके की जो परीक्षा ली जाएगी, उसमें भी आपको 30% नंबर लाना होगा। मतलब कि यहाँ आप समझ सकते हैं कि यदि आप कोई एक क्षेत्रीय भाषा को लेते हैं और अगर वो 100 नंबर की परीक्षा होती है तो उसमें आपको 30% यानी कि 30 नंबर लाना होगा। और जो थर्ड स्टेप में जो जीके की परीक्षा ली जाएगी, उसमें यदि वो 200 नंबर का लिया जाता है तो उसको 30% आपको 60 नंबर लाना होगा, तभी आप परीक्षा में पास हो सकते हैं। और मेरिट लिस्ट भी इन्हीं दोनों के आधार पर बनाया जाएगा। मतलब कि इसमें आप जितना नंबर लाते हैं और इसमें कितना नंबर लाते हैं, केवल इन्हीं दोनों को जोड़ा जाएगा और आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। जो स्टेप 1 में जो लैंग्वेज की परीक्षा ली जा रही थी, उसका मार्क्स यहाँ पर नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब कि उसका मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। तो इसीलिए अगर अब परीक्षा की यही प्रक्रिया रहती है तो आपको इनमें से किसी एक भाषा के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पर एक बात ये है कि जिला स्तर की जो परीक्षा होगी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एग्ज़ाम होगा, उसमें स्थानीय भाषा को बदला जा सकता है। मतलब कि अलग अलग जिला में अलग अलग स्थानीय भाषा हो सकती है। तो उस जिले के आधार पर ही स्थानीय भाषा को चिन्हित किया जाएगा और बहुत जल्द ही इसकी सूची भी जारी कर दी जाएगी। और इसके अलावा झारखंड के कुछ एग्ज़ाम्स में टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाता है, तो उनमें भी इस बार बदलाव किया गया है और उन्हें भी अब पहले से ज़्यादा आसान कर दिया गया है। पहले क्या था कि पहले प्रति मिनट 30 शब्द की रफ्तार से 10 मिनट में 300 शब्द टाइप करने होते थे, लेकिन अब उसको बदलकर प्रति मिनट 25 शब्द की रफ्तार से 10 मिनट में 250 शब्द टाइप करने होंगे। और इसके साथ ही पहले जहां 1.5% गलत टाइपिंग माफ़ कर दी जाती थी, उसको अब बढ़ाकर 2% कर दिया गया है। यानी कि अगर आप 250 वर्ड्स टाइप करते हैं और उसमें अगर आपका 2% गलत हो जाता है, 2% यानी कि 5 शब्द गलत हो जाते हैं, तो उस गलती को माफ़ कर दिया जाएगा। मतलब कि उसको काउंट नहीं किया जाएगा। पहले ये 1.5% था, तो 250 का 1.5% 3 दशमलव कुछ शब्द होंगे, तो इसी को अब बढ़ाकर 5 शब्द कर दिया गया है, जो कि थोड़ा सा इसे हल्का कर दिया गया है। तो इस तरह झारखंड की नई नियमावली में काफ़ी चीज़ों को आसान बनाया गया है, ताकि यहाँ के मतलब कि झारखंड के जो बेरोजगार युवा हैं, उनको आसानी से नौकरी दिया जा सके। तो ये वीडियो था झारखंड की नई नियुक्ति नियमावली के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा।
और अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जोहार।